अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। अभी तक हमारा बजट का बुखार उतरा नहीं है जी, लेकिन उसके साथ ही हमारे हमसाए में ठाठू शुरू हो गई है। और आज सुबह खबर फोड़ी है आलमी मीडिया ने कि एक क्लैश हुआ है इंडिया और चाइना का, और उसके अंदर 3 इंडियन जो हैं वो एक सीईओ समेत मारे गए। कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, सीईओ जिसको कहा जाता है, वो कम से कम कर्नल लेवल का बंदा होता है, और उसका जो प्रोटोकॉल है उसमें वो 2 बंदों के साथ तो नहीं होगा। लिहाजा जो अनकन्फर्म्ड इत्तलाहत हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और इंडियन मीडिया ने तो खैर उसको दबाया हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ अनकन्फर्म इत्तला के मुताबिक इंडिया के 13 सोल्जर जो हैं वो काम आए हैं। उनमें एक कमांडिंग अफसर है, 12 जो है वो लोअर रैंक के लोग हैं, जबकि 5 सोल्जर जो हैं वो चाइना के भी देहांत हुए हैं, काम आए हैं इस पूरे इस क्लैश के अंदर। और ये जो क्लैश है ये 1962 की वॉर से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। उस वक्त इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी, उस वक्त तो खैर सच ब्लडी क्लैश हुआ भी नहीं था, लेकिन ये वाला क्लैश जो है अब एक पहला हलाकत कही जा रही है 48 साल के बाद इस फ्रंट के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे कि अब मोदी जो कि कह रहे थे एक हफ्ता से कि हर काम सेटल हो गया और चाइनीज़ वापस चले जाएंगे, और जाना शुरू हो गए हैं और बस जा रहे हैं। अब उनका क्या बयानिया होगा, और ज़ाहिर है कि उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर रखी है डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर, तो वो अपने अवाम को कैसे फेस करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा जी, कोरोना। कल जो हैं अपना पंजाब की वज़ीरे जो हैं सेहत, उन्होंने लाहौर के लोगों को गालियां दी हैं, और बड़ी ठीक ठाक गालियां दी हैं। और उनके लीडर ने तो लाहौरियों को सिर्फ रंगबाज ही कहा था, लेकिन ये कोई 10 कदम उससे आगे चली गई हैं। हालांकि ये लाहौर में ही रह रही हैं, अगरचे चकवाल की इनकी पैदाइश है, लेकिन रह तो लाहौर में ही रही हैं इतने अरसा से। इनके ससुर गुलाम नबी साहब जो हैं उन्होंने पॉलिटिक्स की है, वो वज़ीर रहे हैं, वज़ीर तालीम रहे हैं इसके अपना मगरबी पाकिस्तान के। और इनके भाई जो हैं वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुशीर रहे हैं, उन्होंने भी पॉलिटिक्स कर रखी है, और अब ये भी पॉलिटिक्स कर रही हैं इस शहर के अंदर। तो अगर 3 दफ़ा हार गई अभी भी, तो उसमें आपका भी तो कसूर हो सकता है ना, कि आप अपना केस अवाम को, या आपने कोई डिफ़िकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी कर ली हो चूज़, तो इसमें यह भी तो हो सकता है ना कि आप वहीद आलम साहब से हार गई हैं और उसका गुस्सा आप लाहौर के अवाम को गालियाँ दे के निकाल रही हैं। लेकिन उससे हट के कैजुअलिटीज़ का जो रेशो है रोज़ाना कैजुअलिटीज़ का, वो 100 के करीब पहुंच गया है। और जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ऊपर, और जिस तरह कहा जा रहा है कि 13 से 16 जो होगा अगस्त, वो इसका पीक होगा, तो ये 200 तक जाना है जी इस वक्त। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया। तो अब अगर ये वहाँ तक जाना है, नंबर ऑफ़ अफेक्टिव वहाँ तक जाने हैं, तो ये बहुत ही होगा। इस तरह कम से कम 25,000 कैजुअलिटीज़ होनी है कोरोना के बायस पाकिस्तान के अंदर, विच मे बी वन ऑफ द हाईएस्ट फिगर। खैर इस पर बात करेंगे। ये दोनों आज के हमारे मौज़ूआत। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाते चलें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इमरान मसूद साहब, साबिक़ वज़ीर तालीम है, आजकल भी एक तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया को हेड करते हैं। और बहुत शुक्रिया सर, ऑनलाइन क्लासेस का जायज़ा ले रहे होते हैं अपने कमरे में बैठ के जी। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ दिन मीडिया ग्रुप लाहौर। और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगी जनाब महमल सरफराज, आप जो हैं वो एनालिस्ट हैं और कमेंट करती हैं पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ दिन मीडिया ग्रुप इस्लामाबाद। इन तमाम अहबाब से पहले हमें फ़ोन पे ज्वाइन कर लिया है जनाब चौधरी ज़हीर साहब ने। और चौधरी ज़हीर साहब जो हैं चूँकि दिफा के ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब, की करना है इंडिया ने? अब गाना रिलीज़ करेगा, आधा घंटा हर इतवार को दोपहर में बाहर धूप में खड़े होने की धमकी देगा, या फिर क्या करेगा जी? अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करेगा मोदी जाके, क्या करेगा जी? क्या ऑप्शन हैं उसके पास? शुक्रिया रिजवान साहब। देखें, जो लीडरशिप होती है दुनिया में किसी भी मालिक, किसी भी मुल्क के अंदर, वो या मुल्क को ऊपर लेकर चली जाती है या बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है
वो इंडिया के लिए कुछ साजगार और दुश्मन साबित होगा। अगर आप देखिए, ज्यादा पुरानी तारीख नहीं है, 1988 में जब राजीव गांधी ने चाइना में विजिट किया था, वो कुछ 30-32 साल का टाइम है, और उस वक्त वो टाइम था कि जब इंडिया और चाइना सिमिलर साइज की इकोनॉमीज, सिमिलर साइज का दोनों का डिफेंस बजट था। और आज कहाँ है? आज देखिए, चाइना की जीडीपी 5 टाइम मोर ज्यादा है, और इसी तरीके से डिफेंस बजट भी 4 टाइम ज्यादा है। क्या वजूहात हुई, ये हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये देखें, जो अभी लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ हुआ, ये देखें, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। अगर नवंबर में पिछले साल 2019 में इंडियन पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अंदर ये बताया गया था कि ऑलमोस्ट पिछले 3 साल में 1200 दफा पीएलए ने ये खिलाफ वर्जी की है, यानी कि पीएलए को 1200 टाइम्स ट्रांसग्रेशंस जो है वो मौजूद हुई हैं। लेकिन इंडिया के पास क्या ऑप्शंस थी? इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली ब्लंडर्स की है। लेकिन होता ये है, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, पहले आप वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको आप सिक्योर करते हैं, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इंडिया ने क्या किया? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे जोर दिया, बेतहाशा रोड्स, बेल्ट और एयर स्ट्रिप्स, क्या से क्या किया, लेकिन जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव था वो उसको सिक्योर करने में नाकाम रहे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, और हमें आप ये देखें कि हम भूलना नहीं चाहिए। और हिंदुस्तान जो है वो, उसको कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है 1962 के अंदर उनको सरप्राइज मिला, 1965 के अंदर सरप्राइज मिला, 99 के अंदर कारगिल में सरप्राइज मिला, और अभी आप देखें ये जो लद्दाख वाला मामला हुआ है, इसमें भी इंडिया को एक दफा फिर सरप्राइज मिला है, और उनको काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो ये क्या वजूहात हैं? सिंपली देखिए, अगर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो फेलियर है। फेलियर किसका है? रॉ का, अमित शाह, अरिजीत देवल, इन लोगों का है। इन्होंने, ताकि देखें वो रॉ जो टोटल इस वक्त मुसलमानों की नस्ल कुशी पे पीछे पड़ी हुई है, वो फेल हो गया डिटेक्ट करने के इंडियंस जो चाइना की तरफ से कितना बिल्डअप है। रातों रात तो कोई चीजें नहीं होती, तो इंटेलिजेंस फेलियर टोटली रॉ का। फिर इसके बाद आप देखें जो मौजूद वहां पे बॉर्डर को मेंटेन कर रहे होते हैं, मैं तो वो एरिया देखा भी हुआ है सियाचिन में, आप वहां पे देखें जो यूएवीज होती हैं, पेट्रोल्स होते हैं, वो डिटेक्ट करने में नाकाम रहे। तो ओवरऑल आप ये देखेंगे टोटल इंडियंस का फेलियर है। और लेकिन अभी करेंगे क्या? जी बताइए। अच्छा, अभी उनके पास जो है ऑप्शन क्या हैं? अभी देखिए वो कैसे फेस करते हैं अपनी पार्लियामेंट को, और जितना वो जो अन्नाब स्वामी जैसे लोगों ने, गोस्वामी जैसे लोगों ने जितनी हाइप क्रिएट कर रखी थी, और जनरल बख्शी जैसों ने जो कुछ कह रखा था, अब वो अपने अवाम को किस तरह फेस करते हैं, खैर उनका इशू है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब ज़ाहिर है कि चाइना ने न्योंदरा डाल दिया है। भट्टी साहब, इस्लामाबाद कैसे देख रहा है इसको? देखिए रिजवान साहब, ये जब मोदी की बात होती है और इस इंतहापसंद जो हिंदू इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, इनकी जब बात होती है मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और अजीत देवल से लेकर जो है वो विपिन रावत तक, तो हम थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजिक कोई इन्होंने डिसीजन ले लिया अचानक और ये वो। देखिए, ये पिछले साल यहाँ पे नादन इनका जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर मीटिंग्स होती हैं, जिसमें 2 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो है वो चीफ आते हैं। वहाँ पे जो है मंसूबा बनता है इंडिया को कहाँ प्लेस किया जाना है, जहाँ से जो है वो चाइना और इवन के बाद पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के ऊपर अटैक का इन्होंने प्लान किया, जो डाइवर्ट हो गया। तो ये चला आ रहा था मामला, और बिलाखिर ज़ाहिरी बात है इंटरसेप्ट भी होते हैं, दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस है वो चीज़ों को काउंटर भी कर रही होती है। तो फाइनली ये लद्दाख का जो वाक़या है, जो चीन ने आगे बढ़ा है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको बेस बना के उन्होंने इनका इलाका कैप्चर किया, जिसको ये अब वापस लेना चाहते थे। जो इंसिडेंट ये पेश आया जिसमें इनके खुद इन्होंने जो माना है वो तो एक कर्नल समेत 2 जवान हैं, लेकिन हलाकतें ज़्यादा हैं। दोनों तरफ वैसे हलाकतें हैं। चीन के मीडिया ने भी बल्कि उनके जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है उसमें भी उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि उनके लोग भी इसमें मरे हैं। लेकिन ये जो देखिए बेसिकली आपका एक कोर इंटरेस्ट है, कोर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है
फिर ब्रॉडर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद पैराफ्री इंटरेस्ट जो है वो होते हैं। तो चीन के साथ इनका कोई ऐसा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट अपना क्लैश नहीं कर रहा था, मासवाए के जो थपकी लगी हुई है इनको बड़े साहब की, उसके अलावा कोई फिल वक्त रीजनल हेजमनी के हवाले से जो इनका पुराना एक ख्वाब है, और फिर उस ख्वाब को इन्होंने बाकायदा तौर पे अमली शक्ल देने की कोशिश की जब से ये हिंदुत्व राज आया वहाँ पे, और एक मखसूस किस्म का माइंडसेट एक्सट्रीमिज़म जो है वो हर सोसाइटी के अंदर प्रमोट किया गया। तो ये बेसिकली उस हेजमनी की लड़ाई है। लेकिन इसमें सबसे ख़तरनाक पहलू क्या है रिजवान रईस साहब, अगर इसको डिफेंस के एतबार से देखा जाए कि इन्फेंट्री बटालियन का ओसी जो है उसको पत्थरों और जो है छड़ियों से मार दिया गया। उसके जवान वहाँ पे क्या कर रहे थे, और जो यानी कि ये बड़ा इनके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर सवाल उठता है कि यूनिट थी पूरी वहाँ पे और इनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है अब वहाँ पे, तो बाकी लोग जो है वो अपना ओसी जो है वो मरता हुआ देखते रहे, पत्थरों से और छड़ियों से मारा गया है। और फिर बाद में इन्होंने अटैक किया, पहले तो बंदे शंदे मरवा के अपनी जगह पे आ गए, उसके बाद दोबारा इन्होंने जो है वो जाकर हमला किया। तो ये सारी सूरत हाल है। प्रोफेशनलिज्म के ऊपर जो भारतीय फ़ौज है और इनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे इनकी ग्राउंड फोर्स है। आपने फरवरी के अंदर देखा था पाकिस्तान के साथ जो छेड़छाड़ की, उसमें भी इनके साथ जो हुआ। तो मेरा ख्याल है कि जो ख्वाहिशात एक तरफ हैं और जो इनकी कैपेसिटी है वो दूसरी तरफ है, दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इन्होंने फिर उसके नतीजे में आज पाकिस्तान की इधर LOC के ऊपर शेलिंग और फायरिंग की है, जिसमें एक सिविलियन शहरी जो है वो हमारा शहीद हो गया है, और दोनों तरफ से ये इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं, उधर LAC के ऊपर और इधर LOC के ऊपर। यानी दिग्गी खोते तो ते गुस्सा कम्यार थे। इस वक्त महमल, इस वक्त अगर आप इंडियन एनालिस्ट को सुने जो कि बज़ाहिर तो ये शो करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, लेकिन वो लाइन वही ले रहे होते हैं, अपने GHQ की लाइन ले रहे होते हैं, वो कह रहे हैं जी कि मैग्नेटिक वॉर, ये जिसको साइबर वॉर कहा जा सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने और वीज़ा विज़ पाकिस्तान। और 28 फरवरी का वो जो फरवरी का है इशू, उसको तो वो नहीं भूलते, क्योंकि अगर उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम जैम ना करता हमारा वो जाके, तो अभिनंदन तो नहीं मारा जाता ना। अभिनंदन तो मारा गया बेचारा कि उसका राब्ता ही जैम हो गया, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसका जो एयर हेडक्वार्टर है वो उसे क्या कह रहा है। तो ये जो वो इसको बहुत डिस्कस किया जा रहा है कि जी साइबर वॉर जो है या मैग्नेटिक वॉर जो है या कम्युनिकेशन वॉर जो है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है और हमने ये इन्वेस्टमेंट नहीं की। हम सिर्फ अजय देवगन की फिल्में ही बनाते रहे कि गुज के मालेंगे, गुज के मालेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या आप करेंगे जी? अब जो इतने जो अल्ट्रा सुपर नेशनलिस्ट हैं और जिन्होंने हाइप इतनी क्रिएट कर दी है इंडिया के अंदर, अब वो क्या करेंगे? अपने अवाम को क्या बताएंगे? देखिए रजी साहब, बात ये है कि एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत उस तरह के चैनल्स हैं कि रिपब्लिक टीवी या जी न्यूज़ या इस तरह के जो है जो बहुत ही ज़्यादा प्रो मोदी चैनल्स हैं। लेकिन मैं काफ़ी इंडिया के लिबरल मीडिया को भी फॉलो करती हूँ, खासतौर पर उनका जो अंग्रेज़ी मीडिया है, वहाँ पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि अभी तक कोई स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं आई। जो फौज की तरफ से आई थी, भारतीय फौज की तरफ से पहली स्टेटमेंट, उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तक एक तो ये कि स्टेटमेंट नहीं आई, फिर दूसरी चीज़ ये कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए ऑपोजिशन को इसके अंदर, और ये उनकी ऑपोजिशन की जमातें भी कह रही हैं कि इस वक्त हमें कॉन्फिडेंस मिले, हमें बताएं कि असल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड क्या है। क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत डाउन प्ले किया जब ये इनिशियली लद्दाख का इशू पूरा शुरू हुआ था, जब ये क्लैशेस शुरू हुए थे। आज की अगर आप चाइना की स्टेटमेंट देखें तो चाइना ये कह रहा है वो तो जो वैली है उसके बारे में भी ये कह रहे हैं कि उस पर हमारा सोवरेन राइट है। तो एक तो ये भी चीज़ है। दूसरा, अगर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उनके एडिटर इन चीफ है ग्लोबल टाइम्स के चाइनीज, उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय साइड को ये बताना, और जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल है, जाहिर बात है, ही इज क्लोज टू द चाइनीज गवर्नमेंट ऑल्सो। उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय साइड को ये कहना चाहता हूँ कि आप मगरूर ना हो, और चाइना ने जो रिस्ट्रेंट अभी तक शो किया है उसको हमारे
हमारे आप वीकनेस ना समझें। और चाइना इंडिया के भारत के साथ जो है वो कोई क्लैश नहीं चाहता, लेकिन हमें डर है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक आपने पाकिस्तान और वो सारी बात की, देखिए आज पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने की है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, और पाकिस्तान के जो है वो कश्मीर के बॉर्डर पे क्या हो रहा है और ये कि चाइना और भारत के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। फिर जाहिर बात है कुछ स्ट्रैटेजीज भी उसके बारे में बनाई होंगी कि इन केस खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान के साथ ना कोई भारत का क्लैश, या फिर जाहिर बात है जो भी सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो सारा कुछ उन्होंने देखना। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि भारतीय सहाफ़ी, भारतीय एनालिस्ट, इवन भारत के कुछ जो साबिक फौजी हैं वो ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने फॉरेन रिलेशन के साथ किया तो किया क्या। पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात नहीं सही, नेपाल का आपको पता है वो पूरा मैप वाला इशू हो गया अभी रिसेंटली, वो भारत ने नेपाल को भी एलियनेट कर दिया। फिर आप ये देखें कि अब ये चाइना के साथ जिस तरह का उनका डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है, बांग्लादेश के साथ उनका डिस्प्यूट इस वक्त भारत का अंडर मोदी सरकार चल रहा है। कांग्रेस की सरकार ने बड़ा अच्छा बना के रखे हुए थे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, तो उन्होंने अपने काफी ज्यादा जो नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स, उनको एलियनेट कर दिया है मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी ने। और उसकी वजह ये कि एक ये पूरा जो एक पॉपुलिस्ट लीडर का नैरेटिव होता है ना कि जो मर्जी हो जाए हम तो बस जीतेंगे और हम सब कुछ हैं, और एक ये जो माचो मैन वाला इमेज, तो उसमें उन्होंने नैरेटिव इतना ज्यादा वो फैला दिया होता है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं हम क्या कर सकते हैं, या हमारी मतलब अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो एक वो भी चीज होती है। फिर दूसरा ये है कि चाइना और भारत का तो वैसे भी एक पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा बड़ा क्लैश है एक्चुअली अगर देखा जाए। हालांकि उनकी ट्रेड है, ट्रेड जाहिर बात है उनकी बहुत ज्यादा है, और उसी की वजह से वो जंगों से और उस तरीके से अभी भी रिसेंट ईयर्स में बचे हैं। जहां तक ये मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि देखिए इस बॉर्डर के ऊपर ना गोली नहीं चलाते, तो इसीलिए जो ये बड़ी ग्रूसम डेथ्स हुई हैं दोनों साइड्स की, ये रॉड्स या मुक्कों से या स्टोन से, बहुत ही कह रहे हैं खौफनाक और ग्रूसम किस्म की है। तो ये देखते हैं कि इसको भारत किस तरह से हैंडल करता है, क्योंकि ये बड़ा उनके लिए, मोदी सरकार के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा। ठीक है जी। इंडिया के जो पहले आर्मी चीफ थे बिपिन रावत साहब, और उनको अब जो है उन्होंने एक नया ओहदा क्रिएट करके कोऑर्डिनेटर टाइप का वो एक उनको रिटेन किया। आपसे पूछना ये चाह रहा था इमरान मसूद साहब कि वहाँ पे अब ये बात शुरू हो गई है कि ये जो इन्होंने टू फ्रंट डॉक्ट्राइन क्राफ्ट किया था बिपिन रावत साहब ने, और जिसके मुताबिक ये असले की प्रोक्योरमेंट्स करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक ये नई रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, नई ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर आके पड़ा है। तो क्या बिपिन रावत साहब को फारग नहीं किया जाना चाहिए? ये इसके ऊपर बाकायदा वहाँ पे जो उनका सीरियस मीडिया है ना, उसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हो रही है कि ये साहब जो है इनकी स्ट्रेटजी तो फ्लॉप हो गई, चाइना हमारे अंदर घुस आया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक फॉल्टी जो थी वो डॉक्ट्राइन लेके चल रहे थे। मतलब शुक्र है ये बहस कहीं पाकिस्तान में नहीं हो रही, वरना तो बंदे ही गायब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे अब बाकायदा इस बात पे बहस हो रही है। इसका मतलब है कि वहाँ पे एक ग्रुप मौजूद है जो ये बात तस्लीम करता है कि जी हमारी ये वाली स्ट्रेटजी जो है टू फ्रंट हम कैसे हैंडल करेंगे, वो काम नहीं कर रही सकी या काम नहीं कर रही। अब देखिए, इंडिया इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, ये आपको मानना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोई भी सियासी जमात आ जाए, वो सारी नेशनलिस्ट हैं, और वंदे मातरम का जो फ़िलासफ़ी है कि ये धरती हमारी माँ है, इसको कोई नहीं छीनती, सारे इसी पे काम करते हैं। और गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक की सपोर्ट को लेके चल रही है और चलती है। और देखिए, कश्मीर एक बहुत बड़ा आपके सामने एक मिसाल है कि किस तरह उसने प्रेशर सस्टेन किया इंडिया ने। इट इज़ ओवर मोर देन 300 डेज़ नाउ, और दुनिया भर का प्रेशर जो है वो वहाँ पे जो हो रहा है, जो ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रही है, लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसी से टच से मस ना हुआ। अब दूसरी बात है कि इंडिया में अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। मुकाबला कमज़ोर लोगों से था ना। हाँ जी, बस वो यही हुआ ना। तो आपका जो आपने जो यहाँ पे बात बताई है वो उसकी वो जो जनरल साहब की, आर्मी चीफ की, देखिए इंडिया में अकाउंटेबिलिटी भी है, और अकाउंटेबिलिटी इसी अपना फ़िलासफ़ी पे है कि आपने तो हमारे बॉर्डर्स को बचाना था, आपने तो फंडिंग करवाई, आपने तो पैसा लगवाया, और आपने इन रिटर्न आपने तो हमें कुटवा दिया, वहाँ पे चाइना से आपने कुटवा दिया, बेइज्जती करवा दी, बेइज्जती आपने करवा दिया। इतना वो मैचो मैन इंडिया जो बना हुआ था। तो ये एक तो
पता नहीं ये नॉन डिप्लोमेटिक मेरी स्टेटमेंट है। एक तो ये अच्छा हो गया कि इनका टकराव जो है ये वहाँ पे हो गया है, और एक तकड़े बंदे के साथ इनका, तकड़े मुल्क के साथ इनका एक वहाँ पे मत्था लगा है। और एक रीजनल कह लें पाकिस्तान, एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान की अब क्या पॉलिसी होनी चाहिए इसमें। 62 वाली होनी चाहिए जी, हमें अमेरिका जाना चाहिए, ट्रंप से पूछना चाहिए जी कि जी चाइना को मार पड़ रही, साढ़े पास देखिए हमारे पास तो देखे हम, चाइना हमारा साथी है, वो जो जट की जो मिसाल होती है, हम तो अपने साथी के साथ खड़े होंगे यहाँ। और इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इस सारे रीजन के लिए। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें, अमेरिका बहादुर जो है वो किस तरह इसको प्ले करता है। और इंडिया की अपनी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, ये आपको मानना पड़ेगा उनकी। लेकिन आप इस बात को तो नंबर दें, जैसे मैमल ने भी बात की है कि इंडिया के अंदर अगर प्रो वॉर्स एक लॉबी एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे एंटी वॉर लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है, मीडिया स्ट्रांग है, और बोलता है मीडिया। और वहाँ पे इसके बावजूद भी कि मोदी साहब ने मीडिया को कितना ह्यूमिलिएट किया है, उतना भी किया है जितना ट्रंप ने किया है, और बल्कि उतना भी नहीं किया जितना कि पाकिस्तान में किया है। लेकिन इसके बावजूद उनका मीडिया जो है वो खास प्रोफेशनल बुनियाद के ऊपर उसको क्रिटिसाइज भी करता है और एक्सपोज भी करता है। और वहाँ पे सिर्फ कोई सिंगल आउट नहीं हो सका, जैसे हमारे यहाँ डॉन को सिंगल आउट कर दिया गया है या जियो को सिंगल आउट कर दिया गया है, वहाँ पे ज़्यादा मीडिया हाउसेस हैं जो उनके क्रिटिक्स भी हैं। और उसकी शायद एक ये भी वजह है कि बहुत सारी रियासतों में बीजेपी की हुकूमत नहीं भी है। खैर, भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, नेपाल दुनिया के नक्शे पे वाहिद रियासत है जिसका आईनी तौर पे मज़हब जो है वो हिंदू है। भारत सेकुलरिस्ट है आईनी तौर पे, ठीक है। अगर मोदी साहब की एक हिंदू रियासत से नहीं बन रही तो हम तो हैं ही शरणार्थी अज़ल से, जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं। क्या ख्याल है? रईस साहब, मोदी साहब वो हैं कि अगर वो सामने उनके आईना दिखाए ना तो वो कहते हैं ओह अच्छा तुसी हो सामने। हाँ, आईने से भी लड़ पड़ते हैं। आईने से भी लड़ पड़ते हैं। उनकी एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें किसी चाइना का कसूर नहीं है, किसी और का कसूर नहीं, इंडिया का खुद अपना कसूर है। इंडिया ने उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया कश्मीर के साथ। तो जब स्पेशल स्टेटस खत्म किया, जब तक स्पेशल स्टेटस था असि तो कुछ करना नहीं सी ना कीता चाइना भी ना करता जी। अब बात यह जी कि चाइना का तो बड़े अरसे से ये उस पर दावा है कि जी जो लद्दाख का एरिया है वो उनका है, बल्कि वो तिब्बत के साथ उनका चूंकि वो चल रहा है मामला, तो कहते हैं जी ये उसका एरिया है और कुछ हिस्सा चाइना का है, कुछ हिस्सा उनका है। तो उसका तो उस पर क्लेम है, दावा है। 1948 से ये चल रहा है काम। 62 में जो कुछ हुआ उसको ना छेड़ें आप। लेकिन अब जो इंडिया ने किया, इंडिया समझा था कि शायद वहाँ भी पाकिस्तान है। हमने जो हाल हमने कश्मीर का किया है वो तो हमें खैर माफ़ नहीं करेंगे कभी भी कश्मीरी, अब ख़ास तौर पे इस दौरे हुकूमत में। लेकिन जो हाल हमने उनका किया, ये समझ रहे थे कि शायद उसी तरह ही तारने वाला साबित होगा चाइना भी। चाइना तारने वाला नहीं है। चाइना अपनी बाउंड्रीज़ की हिफाजत करना जानता है। वो बिल्कुल पूरा ख्याल रखता है कि 1 इंच उधर या 1 इंच उधर नहीं होगा। वो कहता है 1 सेंटीमीटर भी नहीं देना मैंने, बल्कि जो मेरा इलाका है वो खाली करो। अब चूँकि वहाँ पर तहरीक इंसाफ नहीं है जिन्होंने ये काम करना था, वहाँ पर पीपल्स उनकी आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की फौज का नाम है। हाँ जी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का लें। वो उनकी आर्मी जो है वो वतन परस्त भी है, कौम परस्त भी है, अवाम परस्त भी है। हमारे पास कुछ थोड़ा सा इसमें कमी है तीनों चीज़ों में से। हम पीछे हट जाते हैं फ़ौरन कि जी जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, हम व्यू कर रहे हैं। आज भी कौमी असम्बली में मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो बयान सुन के, उनका वज़ीर ख़ारजा साहब का, ख्वाजा आसिफ ने उनको थोड़ी सी छेड़ा तो वो उस पर भड़क गए। और वो मुराद सईद साहब जो आपके दोस्त हैं जिनकी आंखें बाहर आ जाती हैं, 200 वो क्या कहते हैं आप, वो जो 200 अरब डॉलर आएगी अलग उठाएगी। अच्छा, वो थे, वो बोले। उसके बाद काम खराब हो गया वहाँ पे। अच्छा, ठीक। मामला ये था जी कि मुख्तसरन ये है कि भारत ने वहाँ पे पंगा लिया। वो पंगा उसको महंगा पड़ गया जी। उसको ख्याल था कि सामने शायद पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, था चाइना था वहाँ, चाइना नहीं छोड़ेगा। अब इंडिया के अंदर एक और भी पाकिस्तान ने देखे ना, इसमें रिजवान साहब कौमी असम्बली में जो मर्जी होता रहे, आज पाकिस्तान के अंदर ISI हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो एक तीनों हमारी अस्करी अफवाज के जो सरबरान हैं और ISI चीफ की वहाँ पे मीटिंग हुई है और इसी सारे सिनेरियो के अंदर हुई है। इसको डिस्कस किया गया है कि इसके आगे क्या जो है वो असरात पाकिस्तान के ऊपर होंगे और अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसका जवाब कैसे देना है। पाकिस्तान भी सोया हुआ नहीं है। अब सियासी क़यादत हमारी जो है वो ज़रा क्वारंटाइन में है, क्या किया जा सकता है।
भट्टी साहब मैं सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ, दूसरे तो बेचारे हमारी खातिर वो सारी सारी रात जाके मर रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। 1962 में कोई सियासी क़यादत नहीं थी, हम अमेरिका का जहाज पकड़ के चले गए थे। देखिए इस वक्त जो डिस्कस हो रहा है, और हमने जाके कहा था वो अमेरिकी सदर से, निक्सन साहब से, कि सर बताइए क्या करें। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, मैं आपको इंडिया से लेके दूंगा कश्मीर, आपने हमला नहीं करना। लिहाजा हमने हमला नहीं किया। उसके बाद निक्सन साहब पे वाटरगेट पड़ गया जी, और निक्सन साहब बेचारे जो थे वो मरहूम हो गए, सदारत से उनके हाथ। उन्होंने कहा देखो अब मेरे हाथ तो कुछ रहा नहीं है, तो मैं आपका वादा तो पूरा नहीं कर सकता। फिर हमने गुस्से में आगे हमला कर दिया 65 के अंदर। अच्छा जी, अब इंडिया के अंदर जो बहस हो रही है वो ये है कि हमने चाइनीज़ को सबक सिखाना था, क्योंकि हमारे ख्याल में, इंडियंस के ख्याल में, चाइनीज़ की तो प्रैक्टिस ही कोई नहीं है वॉर की, उन्होंने तो कोई वॉर ही नहीं लड़ी। और हम पाकिस्तान के साथ बड़ी वॉर्स लड़ चुके हुए थे, हमारी तो बड़ी जंग की प्रैक्टिस थी। अब अगर प्रैक्टिस के बाद भी आपको मार पड़ी है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस गलत थी, ठीक है, या आपने अपने आप को गलत यकीन दहानियाँ करवाई हुई थी। इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कोरोना की। प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। कोरोना 20 के करीब जो है शहर जो हैं वो पाकिस्तान के पॉइंट आउट कर दिए गए हैं। ग्रास रूट लेवल तक चला गया है। दुनिया के अंदर कोरोना का स्प्रेड इस तरह नहीं देखने में आया। मैं मैमल से शुरू करना चाह रहा हूँ। मैमल, दुनिया के अंदर जो है नॉर्मली, अब देखिए पहले वुहान में था चाइना में, अब जो है वो बीजिंग में पहुँचा है। शंघाई उनका अब भी 100% बचा हुआ है। बीजिंग को उन्होंने लॉकडाउन करना शुरू कर दिया है। सिर्फ 36 केसेस आए हैं पॉजिटिव उनके, अगरचे ये 36-35 का वो लेवल मेंटेन कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लॉकडाउन करना शुरू कर दिया है। जिस तरह हमारे यहाँ हमने कल डिक्लेयर किया है कि 20 शहरों तक फैल चुका है और हम वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन या सिलेक्टिव लॉकडाउन करना जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये हमने खुद मौका फराहम किया है कोरोना को कि वो आए हमारे यहाँ और पिकनिक करे, रिलैक्स करे, टूरिज़म पे आए। पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म इसलिए खोला हमने शायद। देखिए रजी साहब, 3-4 जो कह सकते हैं गलतियां हुई। अभी आप देखिए कि 1.5 लाख से ज़ायद केसेस हो गए हैं, तकरीबन 2900 अमवात भी हो चुकी हैं। हमारा जो पंजाब के अंदर जो लोकल ट्रांसमिशन है वो 96% है। फिर लाहौर में 27,000 से ऊपर केसेस हैं और तकरीबन जो है वो 400 के करीब अमवात हैं। और लाहौर शहर अकेला जो है वो 1000 से ज़्यादा रोज़ के केसेस अब जो है ना ऑन एवरेज वो रिपोर्ट कर रहा है। और आपको याद होगा कि हू ने भी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक खत भी लिखा था हुकूमत को, और उन्होंने कहा था कि आप एटलीस्ट जो है 2 हफ्ते का तो स्ट्रिक्ट तरीन लॉकडाउन करें, जो कि खैर अब वो कर तो रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह आपने बात की सिलेक्टिव कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली वैसे काफ़ी ज़्यादा ही लाहौर की तो आप देख ले लोकेलिटीज़ कोई ग़ालिबन 80 से ज़्यादा हैं। अच्छा, अब असल में मसला इनसे मिसहैंडल 2-3 चीज़ों से हुआ ना। पहली चीज़ ये हुई कि एक लॉकडाउन के ऊपर कंफ्यूजन पहले दिन फैला दी। फिर दूसरी इनसे हुई कि उन्होंने, हुकूमत ने डाउन प्ले किया बहुत ज़्यादा कोरोना को, ये कह करके खाली फ्लू है, ज़्यादा अमवात नहीं होती, या हमारा मोर्टेलिटी रेट बड़ा कम है, या आपने डरना नहीं है, मतलब इस तरह की जो बातें करके। फिर तीसरी चीज़ ये हुई कि इन्होंने जो ईद से पहले जो है वो इन्होंने जिस तरह से खोला, अगर उस वक्त थोड़ा सा ये सख्त लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर देते, 2 हफ्ते बेशक ज़्यादा कर देते, किसी तरीके से जो गरीब तबका है उन तक पैसे पहुंचा देते, खाना राशन पहुंचा देते और उसको स्प्रेड को कंटेन कर लेते, तो बहुत हम इस वक्त बेहतर हालत के अंदर होते। मतलब ये तो अमेरिका के अंदर भी जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ता पहले लॉकडाउन होता तो पता नहीं 36,000 अमवात जो है वो नहीं होती। तो मतलब इस तरह की मैं बात कर रही हूँ कि ये कुछ चीज़ें मेजर्स ऐसे होते हैं कि जो इनको लेने चाहिए थे। फिर ताफ्तान भी एक मिसहैंडल हुआ, रायवंड का इस्तेमाल के अंदर भी ये हो गया कि वो नहीं होना चाहिए था उस वक्त, अगर मना कर देते और या उसको रोक लेते, उसको बीच में रोका। और भी कुछ इस तरह की चीज़ें भी, जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही थी उनकी प्रॉपर कितनी उन्होंने टेस्टिंग की। फिर हमने टेस्ट भी नहीं सही किया। देखिए लॉकडाउन बगैर टेस्टिंग के
लॉकडाउन एक हद तक ही कंटेन कर सकता है ना, लेकिन जब तक आप एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं करेंगे और आइडेंटिफाई नहीं करेंगे क्लस्टर्स को, तो तब तक आप उसको रोक कैसे सकते हैं, आप उसको कंटेन कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे रीजन हैं कि जिसकी वजह से जो है हम लोग इस नहज तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी चलें, अगर इन्होंने 20 सिटीज भी आइडेंटिफाई की और इन्होंने ये कुछ जगहों पे सिलेक्टिव लॉकडाउन भी करें, अगर ये सख्ती से करें और वहां पर एग्रेसिव टेस्टिंग करें, मैं कहती हूँ, तो शायद हम जो प्रोजेक्शन है शायद हम उससे थोड़ा सा बेहतर हम हैंडल कर सके। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म के मैसेजेस हुकूमत की तरफ से आए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और ख़ास तौर पे जब बाहर से आने वाले और ज़मीन के रास्ते आने वाले जो हैं वो ईरानी ज़ायरीन भी हमने नहीं रोके, हमारे जो पाकिस्तान पे वहाँ पे गए थे, और उनसे भी ईरान में बड़ा शदीद किस्म का आज फिर वहाँ पे लॉकडाउन है इस वक्त, और कैजुअलिटीज़ जो हैं वो शुरू में तो नंबर 3 के ऊपर था ईरान दुनिया भर के अंदर, अब वो खैर हम उन्हें पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा जी, मेरे ज़हीर साहब फ़ोन पे अभी मौजूद हैं, मेरा ख्याल था कि वो तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन मेरे साहब लाहौर एपी सेंटर इसलिए बना है कि लाहौरी अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, ठीक है, उजाड हैं, गंवार हैं, रंगबाज हैं, इसलिए लाहौर का ये हाल हुआ है ना जी। अपनी वो खातून जो हैं यास्मीन राशिद साहब फरमाती हैं, मैं इसका मतलब है पिंडी वाले या गुजरांवाले वाले या चकवाल वाले अक्लमंद होंगे, इसलिए वहाँ पे कोरोना नहीं फैला। रिजवान साहब, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था डॉक्टर यास्मीन साहबा से इस किस्म की स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट उस वक्त आती हैं जब बुखलाहट का शिकार हो हुकूमत। पहली तो बात है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ है, ये अभी सबने डिस्कस किया, गलती पे गलती, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स, कंफ्यूजन का शिकार, ना ये खुद भी कंफ्यूज हुए और इन्होंने पब्लिक को भी कंफ्यूज कर दिया, और ऊपर से सिंगल आउट करके ह्यूमिलेट करना और ये बताना कि लाहौरी जाहिल है और ये कौम जाहिल है, तरबियत की कमी है। भाई ठीक है, तरबियत की कमी है भी, एजुकेशन पे आप देख लिया, एजुकेशन और अवेयरनेस और ग्रूमिंग नेशन को कौन करता है, कैसे की जाती है, ये इमरान मंसूर साहब बैठे हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आप ये देखें, बदकिस्मती है, ना ही वो खुद जो अच्छी टीम है उनकी ना एडवाइस लेते हैं, ना ही अपने अलाइज से एडवाइस लेते हैं। ये काफ लीग जो है बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के लिए तो एडवाइस दे देती है, लेकिन जो मुल्की मामलात होते हैं उनके बारे में कोई एडवाइस नहीं देती या उनकी कोई सुनी नहीं जाती। इसी तरीके से ओवरऑल नीचे ब्यूरोक्रेसी देख ले, आम पब्लिक देख ले, जब सारे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर इस टाइप की बुखलाहट शुरू हो जाती है। बाकी जहां तक रहा कि अभी होगा क्या, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो खुद कह दिया है कि अभी आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह हेल्प करेगा, अल्लाह मदद करेगा, तो सारा कुछ ये क्योस है। लेकिन क्या बंदोबस्त है, क्या अभी तक जो पीएमए है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं या हॉस्पिटल्स की जो क्या कंडीशन है, जिस तरीके से प्रेडिक्शन की जा रही है अगस्त में सितंबर में, जो असद उमर साहब उठते हैं उनकी और स्टेटमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर क्या कुछ और कहते हैं। जो भी खैर एनी हाउ, अगर इनको क्यूमुलेट भी कर लिया जाए इनकी बोंगियों को, तो आप जो भी प्रेडिक्ट करते हैं, तो क्या उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो रेडी है, क्या वो हैंडल कर पाएंगे। अगर इस तरीके से डेथ रेट ज्यादा हो जाता है तो आपके ख्याल में क्या इस टाइप के हालात होंगे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, शहरों के अंदर, जब बहुत ज्यादा मैयतें पड़ी होंगी हॉस्पिटल्स के बाहर। अभी आप देख लें कि जिस तरीके से इमरजेंसी वार्ड भरी हुई है और अवेयरनेस कैंपेन्स कोई नहीं है, और इन सारे हालात को देखते हुए मुझे तो कोई हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। ना ही इनके पास कोई पॉलिसी है, ना ही कोई अल्टरनेट पॉलिसी है, ना ही कोई वाज़ा कोई बात बता रहा है पब्लिक को कि जनाब आप इस तरीके से करें। बाकी यहाँ मास्क की बात करते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ जो यहाँ पे अभी फेक हुआ है, हालांकि जो 4 माह पहले पता था कि जी मास्क जो है मेन सेवियर है 50%, इनको अभी पता चल गया। आप देखिए मार्केट में मास्क शॉर्ट है, एक गरीब बंदा जो 10 रुपए का 5 रुपए का मास्क है वो 30, 40, 50 रुपए पे चला गया। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, सही कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चौधरी ज़हीर साहब, आप जी पीएमएल क्यू वाले वो बताते नहीं है या वो आपकी सुनते नहीं है? बस अपना हम तो बताना चाहते हैं। अच्छा, और नहीं पीएमएल क्यों आजकल जी वो शेखुपुरा सॉरी वो जो है रहीम यार खां में सुना है 70 रुपए किलो चीनी बेचती फिर रही है गाड़ियों के ऊपर। रहीम यार ग्रुप की वजह से तरफ से वो ज़ाहिर है उसमें मुन्नत साहब का भी तो हिस्सा है ना, तो वो बेचती फिर रही है, बड़ी अच्छी बात है। उसकी फुटेज भिजवाई गई जी आज हमें। नहीं देखिए वो उसमें मुन्नत साहब का कोई डायरेक्ट तो उसमें हिस्सा नहीं है, इनडायरेक्ट ज़रूर होगा उनका। बहरहाल वो जो भी इंक्वायरी होगी वो सामने आ जाएगी। देखिए ये कोरोना का मामला बड़ा सेंसिटिव है और इसमें तो एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की बनती है।
हम लोग बिल्कुल वी आर एलाइज हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, और जब कोई बुलाता है तो एडवाइस भी देते हैं, लेकिन बुजुर्गों ने ये कहा है कि मुफ्त मशवरा जो है वो नहीं देना चाहिए। हाँ, उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कदर कोई नहीं होती है। सही कह रहे हैं। और बहरहाल बल्कि बुजुर्गों ने तो फोन करके कहा है कि परवेज तो इन्होंने कोई मशवरा नहीं देना। हाँ। बट ये मामला उससे ज़रा ज़्यादा सीरियस है, यहाँ पे लोगों की जाने जा रही हैं और गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी। ये जो था कोरोना का एक नया एक्सपीरियंस था और कन्फ्यूजन थी हर तरफ। कह लें जब लॉकडाउन हुआ है और जब कोरोना हिट किया है तो इदारे बंद हो गए, यूनिवर्सिटियाँ बंद होंगी, स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, दफातर बंद हो गए। ये एक नया पैटर्न था हमारी आवाम के लिए और सरकार के लिए भी। और फिर इसका डिज़ीज़ का पता भी नहीं था। आज लेकिन मैं एक बात से, मेजर ज़हीर साहब की बात से बिल्कुल मैं एग्री करूँगा कि आज भी इतना 3-4 महीने की हमने बैटल की, स्ट्रगल की, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बनाई, लेकिन हम लोग वो कोरोना की वो टेस्टिंग लैब्स नहीं बना सके अभी तक। जी। और लैब्स जो जिसमें जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर की लैब्स हैं वो वैसी कंट्रोवर्शियल है, खाले उतार रहे हैं। वो खाले उतार रहे हैं। 8,000 है। जो गवर्नमेंट की लैब्स बन रही हैं 12,000 जी। शौकत देखिए बट साहब, हमारे गुजरात बट साहब आप अलखिदमत के पास जाए ना, वो आपको 3,000 में करके देते हैं, वो आपको अगर आप चुभता अपना है। तारुफ करा दें तो वो 1500 में नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इशू ये है भट्टी साहब कि अब गुजरात में मेरे हलके में जो वहाँ टेस्ट होते हैं वो आप उसको लाहौर भेजा जाता है, पिंडी भेजा जाता है, सैंपल्स को, वो सैंपल्स को भेजा जाता है। वो 6 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, इतनी देर में तो फारग हो जाता है। वो जो है वो उसकी हैंडलिंग ही नहीं है, सैंपल की हैंडलिंग नहीं है, उसकी कोई अपना, मैं तो कहूँगा उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके बाद अपना स्केयर है कौम में, जिसको छींक भी आई है तो वो समझता है मुझे कोरोना हो गया। तो ये सारा जो है ये हैंडल कोई ख़ास नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई इतनी कोई होगी, एक्सपर्टीज होगी कि इन पेंडेमिक्स को वो हैंडल कर सके। ये बस अल्लाह पे अब छोड़ा हुआ है, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने आके हमारी मदद कर, अल्लाह ने मदद कर, लेकिन आवाम को जरूर चाहिए कि वो भी एहतियात करे, अपने तरह साढ़े दिन। अब मैंने जब ये बात कहनी है तो भट्टी साहब ने गुस्सा कर जाना है, मुमताज़ भट्टी साहब ने, लेकिन मैं कहे बगैर रह नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने 8 लेबार्ट्रियाँ बनाई थी। उन लेबार्ट्रियों के अंदर किट्स फराहम की जानी थी। वो किट्स NDMA के जरिए आके ओपन मार्केट में ब्लैक में बिक गई, उन लैब्स तक नहीं पहुंची पंजाब के अंदर। लिहाजा वो जो पूरे पंजाब के अंदर उन लैब्स ने एक्टिव होके और वो लोगों को बराए नाम पैसों के ऊपर 1500-2000 के ऊपर टेस्ट करके देना था, वो नहीं स्टार्ट हो सका। आप इसे जो मर्जी कह लें, गवर्नेंस का कह लें, करप्शन कह लें, जो मर्जी कह लें। अब ये है भट्टी साहब, हमें इसके साथ एग्जिस्ट करना है। लाहौर और पिंडी, आपका शहर और मेरा शहर जो है वो दोनों एपिसेंटर करार दिए गए हैं कोरोना के। तो क्या करें सर? अब आप वैसे क्यों एपिसेंटर करार दिए गए? वहां से तो यास्मीन ने, राशिद ने इलेक्शन नहीं लड़ा था यार वैसे भट्टी साहब। तो देखिए रिजवान साहब, ये पंजाब के 10-11 करोड़ लोगों की आप बदकिस्मती कह लें कि उन्हें कोरोना के साथ और उस्मान बुज़दार के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। और इसमें PML जो हमेशा पंजाब के नाम पे सियासत करती आई, मुस्लिम लीग काफ और चौधरी बरादरान, पंजाब के इस उजाड़े में वो बराबर के शरीक हैं और आला हिस्सादार बने हुए हैं। इसको कंधा दे के ये जो सियासी जनाजा है, इसको मसला ये है कि पंजाब के लोगों ने बिगाड़ा क्या था इनका, ये मुझे समझ नहीं आई। एक ऐसी फ़ौज तश्कील दी गई सोशल मीडिया वॉरियर्स की, जिनके ज़हन में एक चीज़ बिठा दी गई कि हुक्मरान नेक होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, हुक्मरान ऊपर ठीक होगा तो नीचे सब ठीक हो जाएगा। ये 5 साल भाषण हमने सुना। अब नेक हुक्मरान तो ऊपर बैठा है तो फिर नीचे क्या हो रहा है? अब ये कहना शुरू हो गए हैं। ये यास्मीन राशिद साहब उनकी आइसोलेशन में स्टेटमेंट नहीं आप देख सकते, ये एक माइंड सेट है। ये अब धड़ल्ले से कह रहा है। वो अगले दिन जिन साहब से मेरी प्रोग्राम के अंदर बहस हो गई, वो भी इसी बात पे हुई। अब ये धड़ल्ले से कह रहा है कि जी कौम ही नाफरमान है और कौम ही बेवकूफ़ है और जाहिल है, तो अकेला जो है वो ऊपर बैठा हुआ शख्स क्या कर सकता है? तो ये अब देखिए, हर एक को जवाब देना होगा। चौधरियों ने भी जवाब देना है। मियाँ साहब हमारे भाई हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि इस उजाड़े में बराबर के शरीक हैं
और बाकियों ने भी हिसाब देना है। ये कब वक्त आता है इसका हम इंतज़ार करते हैं। लेकिन जो हशर पंजाब का वैसे किया गया, मेरा ख्याल है कि इसकी जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि अफगानिस्तान से आए हुए हमला आवरों ने भी शायद इतना बुरा हशर पंजाब का नहीं किया जितना मौजूदा जो टोला है इसने किया। बदनज़मी है और अपनी इंतहा के ऊपर है और लोगों के साथ डिस्कनेक्ट है और इंतहा का है। गवर्नमेंट का और पब्लिक का कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना लोगों की पल्स जो है, ना लोगों के साथ कोई राब्ता है, ना कोई बलदियाती सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी वो लगाई गई है जो कि अपने तरजीहात हैं जिसकी। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोरोना की सूरत हाल के अंदर ये एक हंगामी सूरत हाल है। कोई भी गवर्नमेंट होती उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती और फिर ऊपर से एक नालायक गवर्नमेंट हो तो क्या असर होगा वो। अब आप अस्पतालों में चले जाएं, लेबॉर्ट्रीज़ में चले जाएं, आपको हर जगह पे खुली तस्वीरें नज़र आती हैं और मीडिया चशमपोशी जो है वो इख्तियार किए हुए है। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि माजी में कोई इसकी नज़ीर मिलती हो कभी भी जब से पाकिस्तान बना है। और इसके बावजूद अब ये बाकायदा कौम को गालियाँ देना शुरू हो गए हैं, कौम को बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं, बजाय इसके कि नालायक आदमी को तब्दील किया जाए या उसकी कोई रिप्लेसमेंट लाई जाए या कुछ सोचा जाए कि इसको कुछ 4-6 जो है वो काबिल अफसर और मुशीर दे दिए जाएं जो गवर्नमेंट को चला लें। उस तरफ इन्होंने नहीं जाना, लेकिन कौम को बुरा भला इन्होंने कहना है और ये जुर्म जारी रहेगा। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक जो है पंजाब को बहुत पहले रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन पंजाब में वो ज़रा थोड़े आहिस्ता आहिस्ता हिलते जुलते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्या होता है पंजाब में। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आने वाले दिनों में कुछ पंजाब में होगा। अपना भट्टी साहब ये तो अभी फैसला नहीं कर पाए। आपके जो पिंडी भट्टियाँ के जो कुलीग हैं जनाब मुमताज़ भट्टी साहब जो हैं वो तो फैसला नहीं कर पाए, लेकिन आप ये फैसला कर दें कि लीथल कौन ज़्यादा है, कोरोना या बुज़दार? भाई साहब, अगर भट्टी सामने जाग जाए और भट्टी आ जाए तो भट्टी से लीथल कोई नहीं होता। अच्छा, अभी चूंकि मेरा भट्टी भी सोया हुआ है, मुमताज़ भट्टी साहब का भट्टी भी काफ़ी हद तक सोया हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं जगाने की, लेकिन अगर हमने जगा लिया तो हम दोनों से लीथल कोई नहीं होगा यहाँ। अच्छा। ये बात मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है। एक मियाँ इमरान मसूद साहब से अदब के साथ बड़ा मुझे सख्त इख्तलाफ, इन्होंने कहा जी हुकूमत में कोई काबिल यहाँ कैपेसिटी वाला बंदा नहीं। तो जितने अरस्तू, जितने अफलातून इस हुकूमत के पास हैं, 1947 से पहले इंडिया के पास भी नहीं थे, इंग्लैंड के पास भी नहीं थे और इनके पास भी नहीं है। हमारे पास यानी PMLN के पास भी नहीं थे और PMLQ में भी नहीं है गालिबन। ठीक है। तो इनके पास बहुत सारे हैं। अब रह की बात, आपने कहा जी कि डेंगू का जो आपने मुझे बताया, कहा है जी कि उसमें देखें डेंगू का एक टेस्ट था जो 600 रुपए का माजी में होता था। हाँ जी। जब डेंगू आया, मियाँ शहबाज शरीफ बहुत बुरे होंगे, मैं नहीं कहता, बहुत उन्होंने उनके बच्चों ने करप्शन की होगी, ये मैं नहीं कह रहा, नैब कह रहा है, वो सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने डंडा देकर वो टेस्ट 80 रुपए का प्राइवेट लैब से कराया। जो चुगताई लैब आज जो टेस्ट करती है वो 600 रुपए में अब भी करती है, उन्होंने 80 रुपए का वो टेस्ट करवाया और सरकारी लैब्स में मुफ्त हुआ, लोग बच गए। आप ये कहते हैं ना ये लापरवाह लोग हैं। आप यास्मीन राशिद साहिबा की सिर्फ 3 जुमले में करके मैं खत्म करूंगा, मैमल जो है बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा जी सबसे पहले हमने इब्तिदाई उनसे की थी, लेकिन वो कुछ कहेंगे भी, मुझे पता है उनका। अच्छा। वो उन्होंने ये कहा है जी, पहला उनका जुमला है जी कि लाहौरी अल्लाह ताला की एक अलहदा मखलूक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद। पाकिस्तानी कौम इतनी जाहिल है कि बात करो तो नाराज, बात ना करो तो नाराज। ठीक है। तीसरी बात, शायद ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी, सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद। ठीक। अब मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें मोहतरमा। और दूसरा असल बात यह अपना रही साहब के चूँकि वो इलेक्टेड नहीं है, उन्होंने जवाब नहीं देना, वो सिलेक्टेड हैं। डॉक्टर यास्मीन साहिबा जो हैं वो सिलेक्टेड सीट्स पे आई हुई हैं जो रिजर्व सीट्स थी, तो उनका तो कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं है। 3 दफ़ा किस्मत आजमाई की, 2 दफ़ा नवाज शरीफ के सामने, 1 दफ़ा उनकी अल्लाह ताला उन्हें तरीके रहमत करे मरहूम अहलिया के सामने, मोहतरमा के सामने, कुलसूम नवाज साहिबा के सामने, वो 3 दफ़ा हार गई। कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी चुनो है ना? नहीं ना, उनको था कि उनको जोम था जी कि बड़ा पुअर इलाका है, मैं इधर से जीत जाऊंगा। वो वहीद आलम खान साहब टाउनशिप से उठ के उनको यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई और पूरा लाहौर एक तरफ था मेरे समेत कि जी ये यहाँ से नहीं जीतेंगे, वो जीत गए और बुरे तरीके से उनको उन्होंने हराया। यास्मीन राशिद साहब, वोट लिया। बात यह है कि आप अगर डॉक्टर हैं साहब, हाँ जी,
हाँ गुस्सा ना दिलवाए, हमने चकवाल में जिमनी करवा के वहां से जिता लेना उनको, आप हमें चकवाल वालों को गुस्सा ना दिलवाए, ये ना हो कि चकवाल की सीट खाली करवा के वहां से नहीं जी नहीं, बट्टी सोया रहे, बट्टी नहीं जागेगा, बट्टी सोया रहेगा, बट्टी सोया रहे, कोई परवाह नहीं है हमें, परवाह ना करें, हम एक ही दफा उठेंगे, थोड़े दिन ही है, और उसके बाद फिर वो हमारे पीछे पीछे होंगे, हम आगे आगे भाग रहे होंगे। मुख्तसरन ये है रईस साहब, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, अहलियत, ठीक बहुत सारी चीजें हैं जो इस हुकूमत में एब्सेंट हैं। और अकल जब बांट रही थी ना, जितने जब खुदा अकल बांट रहा था, तो मेरे ख्याल तरीके इंसाफ वाले तब भी वहां पे धरना दिए बैठे थे कहीं साइड पे कि हमने अकल नहीं लेनी। चलिए, तो अब जब अकल ही नहीं तो मौजा ही मौजा, बस बात खत्म। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैमल और इमरान मसूद साहब, मुमताज़ भट्टी साहब और अरसलान भट्टी साहब, तमाम असहाब का बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे बेहतरी की गुंजाइश तब रहती है जब इंसान सीखने के ऊपर माहिर रहता है। इसीलिए कहा गया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। और जब कोई शख्स ये समझना शुरू कर दे कि मैं अक्ले कुल हूँ और मुझे सब कुछ पता है और मैं जो कुछ समझता हूँ, चीज़ों को जिस परसेप्शन से देखता हूँ, ये हरफ़े आखिर है, तो उस शख्स की भी तबाही का आगाज़ हो जाता है, जो उसके मुतल्लिकीन होते हैं उससे भी। और अगर वो किसी मुआशरे की नुमाइंदगी कर रहा है तो उस मुआशरे की तबाही का भी आगाज़ हो जाता है, अगर कोई अपने आप को खुद हरफ़े आखिर समझ ले। अल्हम्दुलिल्लाह PTI के छोटे से वर्कर से लेके कायद तक अपने आप को हर एक हरफ़े आखिर और अक्ले कुल समझता है, उसे दुनिया के हर इल्म का पता होता है। और अगर आगे से उनको कन्फ्रंट किया जाए तो वो आपके ऊपर पटवारी का ताना लगा के और आपको गालियां बकना शुरू कर देता है। ये वो नस्ल है जो इमरान खान ने पैदा किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।